अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अब पाकिस्तान में ज़्यादा आ रही है, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब जो टेस्टिंग है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। कल प्लानिंग के जो वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी बताया कि अब मुल्क में जो टेस्टिंग है वो 6000 से ज़्यादा हो रही है, जबकि पिछले महीने ये केसेस जो टेस्ट किए जा रहे थे वो 4 या 500 तक के थे। तो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है और इसीलिए जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी ज़्यादा आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल केसेस हैं वो 8000 से तजावज़ कर चुके हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 1870 इसमें रिकवर भी हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस से जो अमवात की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। 167 अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। और आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने यह बताया कि एक दिन में जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो पिछले 24 घंटे में हुई हैं, यानी कि सिंध के अंदर 8 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो टेस्टिंग बढ़ रही है, केसेस भी तादाद सामने आ रही है। लेकिन कल इमरान खान साहब ने हमें बताया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो उनकी प्रोजेक्शंस थी 25 अप्रैल को लेकर, वो प्रोजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50,000 केसेस सामने आएंगे 25 अप्रैल तक, लेकिन अब जो नई प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक शायद ये तादाद 12 से 15,000 तक की हो। लेकिन साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा था कि जो अगला महीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और 10 से 20 मई इस कोरोना वायरस की पीक हो सकती है, जब हमारे अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने का खदशा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेशन अभी भी आपने करना है, एहतियात आपने बरतना है, लेकिन साथ साथ आइसोलेशन की वजह से और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से आम आदमी भी परेशान हो रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसका भी ख्याल हुकूमतों ने करना है, जिसकी वजह से अब हमने देखा है कि मुल्क भर में जो लॉकडाउन है उसमें कहीं कहीं नरमी आई है और कहीं कहीं सख्ती इस हवाले से आई है कि अब जो भी बिजनेसेस खुलेंगे, इंडस्ट्री या फैक्ट्री खुलेगी, वो मुकम्मल SOPs के साथ खुलेगी। और कल एक और बड़ा ऐलान किया गया था, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई उलमा हज़रात के साथ और ये फैसला किया गया कि मुल्क भर में जो मसाजिद हैं उनको भी मशरूत तौर पे खोला जाएगा, यानी कि जब वो SOPs अडॉप्ट कर लेंगे इसके बाद वो अपनी मसाजिद खोल सकते हैं जहाँ पर पब्लिक भी आ सकती है। एक और इशू जो इस वक्त सामने है वो ताजरों का है। कल भी चीफ मिनिस्टर सिंध से और जो सिंध की इंतज़ामिया है ताजरों की, उनसे मुलाकात हुई है और हमने कल अपने प्रोग्राम में इस पर बात भी की थी। कल तक कोई फैसला हुआ नहीं था। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी से अब ताजर बरादरी जो है वो राब्ते में है और इसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या ये दुकानों को खोलना है, कब से खोलना है। तो इस पर मज़ीद क्या अपडेट है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जमील पराचा साहब मौजूद हैं, सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, और हमें सईद गनी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि इस कमेटी का हिस्सा भी हैं। तो पहले जमील पराचा साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या कोई हतमी बात हुई है? कोई फॉर्मूले की कल बात हो रही थी कि वैसे तो 6 लाख दुकानें हैं, 700 मार्केट्स है पाकिस्तान में, तमाम को शायद एक साथ खोलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मरहलावार खोला जाएगा, यानी कि कुछ मार्केट्स जो है वो पीर और मंगल को खुली रहेंगी, फिर वो बंद हो जाएंगी, दूसरी मार्केट्स जो है वो बुध और जुमेरात को खोली जाएंगी। इस तरह के फॉर्मूले पर कल बात हो रही थी, कोई हतमी नतीजा निकला है अब तक इसका? नतीजा तो यह है कि हमें CM साहब ने कहा था कि कल सईद गनी साहब हैं, इम्तियाज़ शेख साहब हैं और नासिर हुसैन शाह साहब हैं, एक और मिनिस्टर हैं, 4 मिनिस्टरों के साथ बैठ के आप बातचीत करके SOPs बना लें और जो भी SOPs आपकी होंगी वो हम 24 से 48 घंटे में हम वफाक के पास लेके जाएंगे और वफाक उसको जो है ना ओके करेगी तो फिर हम उसे दुकानों को खुलवाना शुरू करेंगे। तो मैंने उनसे उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से यही बात की थी कि वफाक का कहना यह है कि ये इस्तिकाक सूबों का है, सूबे अपने अपने तौर पर ये मामला हल करें, लेकिन CM साहब ने कहा नहीं, ये इस वक्त की सूरत हाल में हमें वफाक से भी ऑर्डर कराना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास बड़ी मुसीबत की बात यह है कि हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैंने कल CM साहब को भी यही कहा था कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ये दिनों पे बात गुजारें, हमारे पास कुछ घंटे की बात है, 24-48 घंटे में इस मामलात को हल कीजिए ताकि लोग जो अब इस वक्त हमारे पास घरों के नीचे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं रहा है, जो हमारी ताजिर बिरादरी है, छोटे ताजिर हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ निकल पड़े हैं कि अब हमारे लिए कुछ कीजिए। आप यकीन करें यहाँ जब से आपके पास, मैं अभी आधे घंटे के अंदर मेरे पास कोई 100 से ज़्यादा कॉलें आ गई, एक एक मिनट आधा मिनट पे कॉलें आ रही हैं कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं इनको यही तसल्ली हम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह 1-2 दिन में सीएम साहब और वफाकी हुकूमत मिल के कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम 1 से 2 रोज़ में कारोबार खुलवा देंगे, जो हमसे वादा किया गया है। वैसे सीएम साहब ने हमसे कहा था कि इसमें 3 से 6 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि इसे 24 और 48 घंटों में इस मामला को हल करें ताकि हम लोगों के कारोबार खुलवा सकें। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, कारोबार बंद है, ताजिर बरादरी परेशान है, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी परेशान होंगे कि पता नहीं उनको तनख्वाह मिले या ना मिले, फैमिलीज की परेशानी है। ये मेरे ख्याल से चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इसका इदराक है उनको, उन सबको। लेकिन आप जरा मुझे बताइएगा हिकमत अमली क्या पेश की जा रही है जो ताजिर बरादरी है उनकी तरफ से? क्या इसी तरह कोई फॉर्मूला सेट किया जाएगा कि कौन सी बाजार किस दिन खुलेगी? देखिए, हमने कहा था कि हम अगर आप मरहलावार खुलवाना चाहते हैं, सारे बाजार एक साथ नहीं खुलवाना चाहते, तो कुछ तजावीज़ ये भी आई थी कि 2 दिन या 3 दिन बाजार खुलवा दिए जाएं ताकि जो है कम से कम कुछ ना कुछ मामला चल सकें, आगे की तरफ कोई ना कोई कारोबार शुरू हो सके। क्योंकि देखें, अभी हमने पिछले महीने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से दी हैं। अब हमारे पास अखराजात करने के लिए अपने घरों में कुछ नहीं है। अभी 1 तारीख आते ही मुलाजमीन घरों पे फिर आ जाएंगे और वह तनख्वाहें मांगेंगे। तो हमने ये कहा था कि अगर आप हमें एक तजवीज़ पहले ये आई थी कि हमें जो है वो आप या तो कंपनसेट करें या हमें जो है वो आसान अक़सात पर कर्जे दिलाएं। तो वो तजावीज़ पर भी हमने कहा कि चलें, आप अगर ये नहीं होता तो ये भी ना करें, लेकिन हमें फ़िलहाल जो है ना आप कारोबार खुलवा दें ताकि हम तो इस हवाले से सिंध हुकूमत का तो मुझे नहीं पता कितना इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि हम आसान किस्तों पे कर्जे देंगे भी। तो इस हवाले से क्या छोटे ताजिर जो है वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं है? देखें, जो हम इस सिलसिले में गवर्नर साहब से भी हमने मुलाकात की है, उन्होंने हमसे कहा कि ये हम स्टेट बैंक से बात करके, कर्ज़ों की बात तो हो रही है लेकिन सूदी कर्जे हैं, हमने कहा है कि बिला सूदी कर्जे हमें दिलवाए जाएं। अगर कर्जे सूदी होंगे तो सूदी कर्जे हम लेने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त के हिसाब से जो वक्त इस वक्त ताजिरों पे पड़ा है, जो इस मुल्क पे वक्त पड़ा है, इस हिसाब से तो वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बिला सूदी कर्जों का ऐलान करना चाहिए। सही। जमील साहब, ये भी बताइएगा कि देखें, अगर आपका कारोबार खुलेगा, दुकानें आप खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका मकसद ये है कि लोग वहां पर आएँ, खरीदारी करें, जिससे कारोबार चलेगा। इसको मैनेज कैसे करेंगे? आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है जो आपने सिंध हुकूमत को दिया हो? वो कौन से SOPs हैं? क्योंकि बहुत लोग आ सकते हैं, आप लोग ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि कितने लोग आपकी दुकान पर आएंगे, बाजार में आएंगे, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलता है, उस हवाले से क्या करेंगे? फिलहाल कि एक ही कारोबार बहुत जगह पे है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कपड़े की दुकानें हैं तो एक जगह नहीं है कपड़े की दुकानें, पूरी कराची में मुख्तलिफ जगह फैली हुई हैं दुकानें। गारमेंट्स की दुकानें तो पूरी जगह फैली हुई हैं, जूते की दुकानें तो पूरी कराची में फैली हुई हैं। लेकिन कराची की आबादी भी 2 करोड़ से ज्यादा है ना। हम देखते हैं कि आम हालात में इन बाजारों में बड़ा रश होता है, हम उसका वो रश अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। इसे सोशल डिस्टेंस के साथ जिस तरीके से हुकूमत हमें ऑर्डर करेगी, हम सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करवाएंगे, हम वॉक थ्रू गेट भी लगा देंगे मार्केटों में, हम उसके बाद जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल भी कराएंगे, मास्क भी पहनवाएंगे लोगों को, और आने वाले ग्राहक को भी देंगे मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाएंगे। सही। तो आप समझते हैं कि कुछ एहतियात के साथ ये मुमकिन है कि कारोबार खोला जा सके? सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और भी कारोबार खुले हुए हैं ना जी, जो कारोबार खुले हैं उनके साथ भी यही एहतियात के साथ दायरे बने हुए हैं। हम ग्रोसरीज का सामान खुद लेने जाते हैं, गोश्त खुद लेने जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, और जो कारोबार खुले हुए उनमें हम जाके अपने घरों की खरीदारी। सही। मुझे जरा सईद गनी साहब, क्योंकि सईद गनी साहब इस कमेटी का हिस्सा भी हैं जो आपके साथ मुज़ाकरात करिए। सईद गनी साहब, क्या हुकूमत सिंध किसी हतमी नतीजे पर पहुंची है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह दीगर बड़े कारोबार खोले गए हैं, और उस दिन बड़े तफसील से बताया मुराद अली शाह साहब ने कि उनके SOPs होंगे जो फॉलो करने होंगे, क्या ये मुमकिन है कि ये दुकानें ताजिर बरादरी की खोली जाए? क्योंकि माशी परेशानी है, इस बात का इदराक आपको भी है, हम सबको है, क्या ये मुमकिन है? देखें, जो हमारी मुलाकातें हुई हैं इन ताजिर तंजीमों के साथ, उसमें इन्होंने भी सच्ची बात यह है कि बड़े रियलिस्टिक जो है ना वो तजावीज़ दी थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बिल्कुल इन्होंने कह दिया आउटराइट कि हमें इस तरह करना है। इन्होंने हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रख कर बातें की। अच्छा, उसके बाद हम आज भी बैठे, आज ये नहीं थी हमारी कमेटी, कल भी बैठी। इनसे मुलाकात करने के बाद हम आज फिर बैठे, कुछ 4 घंटे तक हम बैठे रहे, और मैं समझता हूँ कि हमने एक अच्छा एक प्रपोजल बनाया है और हमने वो CM साहब को पेश भी कर दिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली कल CM साहब जो है फेडरल गवर्नमेंट को ये भेज देंगे। अब उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो शायद वो जो हमारी नेशनल
कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके सामने रखेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे मुल्क में एक ही तरह की SOPs के तहत तमाम जो कारोबार है उसको करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो जो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि जी कोई सुबह अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई और सुबह किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वो सूरत हाल पैदा ना हो। तो हमने बड़ा पॉजिटिवली और ऐसी चीजें करके दी जो काबिल अमल है। लेकिन आपकी बात से मैं इसलिए वफाक के पास भेज रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि एक ही तरह की पॉलिसीज मुख्तलिफ पूरे मुल्क में हो, या आप जिम्मेदारी वफाक पे डालना चाहते हैं कि उनका फैसला हो और खुदा ना खास्ता अगर कुछ इससे रिस्क बढ़ता है और कोरोना वायरस फैलता है तो उसमें जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे सिंध हुकूमत की नहीं आएगी, वफाक की भी होगी, इस वजह से कर रहे हैं ये? नहीं, जिम्मेदारी ज़ाहिर है कि एक चीज़ हम ही लिख के भेज रहे हैं और एक तजवीज़ हमारी तरफ से ही जा रही है, लेकिन ये बड़ी नामुनासिब सी बात होगी ना, हम अपने तौर पे एक काम कर लें और उसके बाद एक कोई और सूबा किसी और तरह से कर ले। प्रॉब्लम देखें होता इसी तरह से है। जब पहले आपको याद होगा जब लॉकडाउन का फैसला हुआ था 1 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को पंजाब ने ऐलान कर दिया कि हमें इंडस्ट्री चलाने दें। उसके बाद सूबाई सिंध की हुकूमत के ऊपर एक दबाव आया यहाँ के जो इंडस्ट्री थे उनकी तरफ से। अगर पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी हो तो शायद ये प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये तो सब्जेक्ट और दुकानें खोलने की जिम्मेदारी तो मुकम्मल तौर पे सिंध हुकूमत की है, वफाक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो लॉकडाउन में तोसी हुई है, लेकिन पंजाब का जो सामने आया हमारे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है सिंध से। उन्होंने तो दुकानें खोल दी हैं, दर्जी की दुकानें भी खोल दी हैं, हेयर ड्रेसर भी खोल दिया है। उन्होंने तो इस बात का इंतजार नहीं किया कि हम सिंध को पूछें या बलूचिस्तान को पूछें या वफाक से गाइडेंस ले। वो पंजाब का फैसला था। वजीर आजम बड़े दो टोक अंदाज में कह चुके थे कि जो सूबों के इख्तियार हैं वो अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज चलाने की इजाज़त जब पंजाब ने दी तो उनकी SOPs मुख्तलिफ थी, हमने जो अपनी SOPs बनाई वो मुख्तलिफ थी। हमने इस वक्त जो प्रपोजल बनाया है, चाहे तो वज़ीर आज़म साहब यही कह सकते हैं कि जी ये SOP सूबा सिंध की तरफ से आई हैं, बाकी सूबे इसको अडॉप्ट करना चाहें तो अडॉप्ट कर लें, वरना सूबा सिंध अपनी मर्जी के मुताबिक कर ले। ये भी चीज़ आ सकती है। वो उस कमेटी की अपनी एक मर्जी है, मैंडेट है कि वो जिस तरह की राय दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ख्वाहिश है, जिस तरह उलमाए कराम से जब हमने मुलाकात की CM साहब ने गालिबन जुमेरात को, तो उस वक्त कोई हमारे ऊपर अलग से दबाव नहीं था। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि चूंकि उलमाए कराम खुद से एक ऐलान कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो बजाय इसके कि वफाकी सतह पर जो मीटिंग होनी थी हफ्ते को, उससे पहले अगर ये काम चल पड़ेगा तो एक नामुनासिब सी बात होगी। तो हमने उलमाए कराम से सिर्फ ये गुजारिश की थी और उन्होंने हमेशा की तरह हमारी बात रखी और हमारे साथ ताउन किया कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक उसमें कोई कंसेंसस नहीं बन जाता, और जो भी बन जाएगा हम उसकी पाबंदी करेंगे, तो आप उस वक्त तक जो है एज इट इज चीजों को चलने दीजिए। उन्होंने मेहरबानी की, हमारी बात मान ली। सईद गनी साहब, हुकूमत बहुत सारे फैसले अपने तौर पे कर चुकी है। मिसाल के तौर पे स्कूल्स बंद करने का फैसला ये आप लोगों ने पहले ले लिया था। पंजाब ने जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को खोली तो आपने उनको नहीं खोलने का फैसला किया। अभी ये कहा जाता है कि सिंध हुकूमत ने इतनी तेजी नहीं दिखाई है जितनी शायद वो एक्सपेक्टेशंस थी। तो आप लोग अपने तौर पे तो फैसले करते रहे, लेकिन इस मीटिंग के बाद और खासतौर पर ये ताजरों के मसले पर आप क्यों कह रहे हैं कि वफाक फैसला करके बताएगा, हमारी सिफारिशात उनके पास जाएंगी? देखिए, हमने पहले भी ये कहा था कि बहुत सारे कारोबार नहीं खुलने चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया और हमने उसको मान लिया। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन की बिजनेस की हम नहीं समझते थे कि खुलना चाहिए, लेकिन चूंकि फैसला हुआ हम उस पर इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन ये है कि SOPs हम बना रहे हैं और हमने कहा कि हम SOPs पर इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे ताकि जो हमारे खदशात हैं कि ये वबा फैल सकती है उसको कम से कम किया जा सके। इसमें भी हमारी कोशिश यही है कि हमने एक रीजनेबल, मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतर एक हमने प्रपोजल बना लिया है, उसको हम चाहते हैं कि वहां चला जाए। अगर वफाकी हुकूमत ये कहती है या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कहती है कि नहीं हमने इसमें कुछ नहीं करना, आप खुद ही कर लें, तो हम खुद कर लेंगे। सही, तो किस किस्म का प्रपोजल है और कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि ये तमाम बाजारें जो कराची में हैं या अंदरून सिंध में हैं उनको SOPs के साथ खोला जा सकता है? वर्केबल सोल्यूशंस हैं ये? देखिए, हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था, पराचे साहब बैठे हैं और हमने 24 घंटे में आज इतवार के दिन बैठकर अभी वो वहाँ वापस उनको दे दिए। और आज वो आ चूंकि छुट्टी है तो कल वो भेज देंगे फेडरल गवर्नमेंट को। अब अगर वो उस पर इत्तेफाक हो जाता है, कोई रास्ता निकल आता है, तो मुश्किल तो होगी। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मुश्किल तो बिल्कुल होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब बहुत सारे और कारोबार हो रहे हैं तो किसी को कारोबार करने दें, किसी को ना करने दें। ये बात थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगती। तो कुछ शराइत के साथ कुछ कंडीशंस हम इन पे लगाएंगे कि ये काम आपने करने हैं, जो वायलेशन करेगा
थोड़ी उस पर सख्ती कर लेंगे, उसकी दुकान बंद कर देंगे, सील कर देंगे। जिस तरह हम फैक्ट्रीज पर भी देख रहे हैं कि आज भी कुछ वायलेशन किसी ने की है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह की एक कोई तरीकाकार बना लिया जाएगा जिसमें काम भी चल पड़े और जो हमारे खदशात हैं वो भी किसी तरह से। लेकिन सईद गनी साहब, एक बात कल मैं नासिर शाह साहब के साथ भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूं कि 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खोलना बिल्कुल ऐसा है कि आप मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं इंसानी सेहत पर, और इससे पूरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत की गलत हिकमत अमली है। लेकिन आप लोगों ने ये फैसला कंसेंसस के साथ किया था। मुराद अली शाह साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे थे कि पहले हमें नहीं समझ आ रहा था, हम नहीं इसके हक में थे, लेकिन वजीर आजम साहब ने एक्सप्लेन किया कि सेकंड बड़ा ये सेक्टर है कंस्ट्रक्शन जहां पे डेली वेजेस और लेबर्स काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने ये खोलने का फैसला किया। और मुराद अली शाह साहब ने कहा कि कंसेंसस से फैसला हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। एक दफा फैसला कंसेंसस से हो जाए, उसके बाद पार्टी चेयरमैन का इस किस्म का बयान आना मेरे ख्याल से इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है और फिर ये दोनों तरफ से इल्जाम लगते हैं कि ये सियासत हो रही है कोरोना जैसे मामले पर। मेरा ख्याल है जो चेयरमैन साहब ने कहा था वो उस पैकेज के हवाले से बात की गई है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दिया गया है, जो एक एमएनएसटी जिस तरह की आप कह सकते हैं कि आप इतने महीने में प्रॉपर्टी खरीदें, ज़मीन खरीद लें, उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारा ये ख्याल है कि जो मुतासिर हैं लॉकडाउन के, वो शायद कोई और कैटेगरी के लोग हैं, कोई और क्लास है, उनको इस तरह की रिलीफ नहीं मिली है जो रिलीफ शायद उन लोगों को कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता लोगों को दी गई है। तो चेयरमैन साहब की जो बात थी वो इस हवाले से थी और मैं समझता हूँ किसी हद तक दुरुस्त भी है कि उससे पहले भी जो एमएनएसटी स्कीम आती रही वो शायद मुख्तलिफ जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको बेनिफिट करती थी। वो कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिलावल साहब के ट्वीट में ये भी था और उन्होंने कहा कि डेली वेजेस और लेबर के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन जो वजीर आजम की और जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की बात थी वो तो यही थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुलेगा तो इसमें सबसे ज्यादा लेबर और डेली वेजेस वाबस्ता होते हैं, तो उन्हीं का फायदा होगा इवेंचुअली जब कारोबार चलेगा। जाहिर सी बात है जो कारोबार कर रहा है उसका तो नफा होगा, लेकिन जब नफा होगा तो इन्हीं डेली वेजेस का फायदा होगा। दूसरा, उस ट्वीट में यह भी कहा गया कि लेबर तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। 144 अरब रुपए का प्रोग्राम है, सिंध में भी है, जो आप खुद कहते हैं कि दिए जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उससे रश जमा हो जाता है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। पैकेज तो दे रहे हैं ना, फिर ये तनकीद क्यों की जा रही है कि कोई ना पैकेज दे रहे हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? मैं फिर आपसे अर्ज कर देता हूं, देखें आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत सारी रिलीफ दे दी, आउट ऑफ एज आकर दे दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर साहब को गालिबन 24 मार्च को, उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें यह भी कहा था कि जिन लोगों का 5,000 रुपए तक का बिजली का बिल है या 2,000 रुपए तक का गैस का बिल है उसको माफ कर दीजिए। ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। इसका बराह रास्त जो रिलीफ है वो हर उस आदमी को मिलेगा जिसका बिल जो है वो इतना आता है। उसमें कुछ और भी तजावीज़ थी। अब जिस तरह ये लोन की बात अभी आप कर रहे थे, सैलरी देने के लिए लोन की बात की गई, जब ये लोन अनाउंस किया गया तो उस वक्त आपके मुल्क में जो शरह सूद थी वो 11% थी और स्टेट बैंक ने 4% और 5% के जो रियायती नर्ख उस पर रखे रेट्स दिए थे। अब अगर 2% कम वहां पर आपने किया है तो हम ये समझते हैं कि 2-3% कमी यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि जो रिलीफ आप ऊपर किसी और बिजनेस को दे रहे हैं तो वो रिलीफ नीचे उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी के लिए कोई पैकेज नहीं आया, 144 अरब रुपए का पैकेज आया, लेकिन फर्क है। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं, जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, वो उस क्लास में नहीं आते जो लॉकडाउन की वजह से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हाँ, लेकिन वो 45 लाख है ना, ये अब एहसास प्रोग्राम के अंडर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दिया जा रहा है, तो तादाद तो 3 गुना तकरीबन बढ़ गई है और शायद इससे भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन कम से कम एनवायरनमेंट जब आप कहते हैं कि सियासत ना हो तो इस चीज को अप्रिशिएट करें और कहें कि इसको मजीद बढ़ा दिया जाए। नहीं, अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि गलत काम कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हो सकता है। हाँ। देखें उसमें जो पहला जिनके जो 16 स्कोर वालों को देते थे उसको उन्होंने 26 तक उसका स्कोर कर दिया, तब भी उसमें वही लोग आते हैं जो इनके पास ऑलरेडी डेटा में मौजूद हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें अर्बन एरियाज के लोग कम होते हैं, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया था उसमें इसको जितना वसी किया जा सकता है करना चाहिए, ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक ये मसाजिद वाली बात पर भी आ जाए कि इसको जरा बताइएगा कि किस तरीके से आप पहले तो बता दें कि मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं, जो फैसला हुआ है कल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो पढ़ के सुनाए 20 नुकात, सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है मुकम्मल तौर पर? देखिए हमारा पहले से ये ख्याल था कि जब आप लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्पशंस देने जा रहे हैं और कुछ बिजनेसेस को अलाउ कर रहे हैं जी, तो अगर किसी चीज में एग्जेम्पशन देनी है तो फिर आपको पहली जो है वो मसाजिद को देनी पड़ेगी। इसलिए ये कि ये बात बहुत नामुनासिब होगी
कि हम और कारोबार करने की इजाजत लोगों को दें एग्जाम्पशंस के साथ, एसओपीज के साथ, लेकिन दूसरी तरफ उलमाए कराम ये कह रहे हो कि हम आपकी एसओपीज को भी फॉलो करते हैं लेकिन हम कहीं नहीं मसाजिद में आप नहीं जा सकते, तो ये बात मुनासिब नहीं थी। अच्छा, एक तरफ हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोगों को कहें कि नहीं मसाजिद में हमको इजाजत दी, तो ये बहुत ऐसी चीज थी जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते और किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने कुछ कारोबार करने के लिए एग्जेम्पशंस निकाली हैं, कुछ रिलीफ दिया है, तो हमारा ये ख्याल था कि मसाजिद में भी आप इजाजत दे दें और उसके साथ कुछ एसओपीज हो जिसको फॉलो करें, जिस तरह और बिजनेसेस को हम कह रहे हैं। सही। तो इस हवाले से तो इत्तेफाक बिल्कुल था। वो जो मीटिंग हुई थी जिसको प्रेसिडेंट साहब ने चेयर किया, उससे पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी की और उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा था कि वो अटेंड करें, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीडियो लिंक पे वो मीटिंग भी अटेंड की। अब सेक्रेटरी साहब ये एक इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम होगा, क्योंकि अभी जब ये आप लोगों ने कहा कि 12 से 3 लॉकडाउन होगा, उसमें भी हमने देखा कि चंद मसाजिद जो है वो खुली रही जहां पे ज्यादा लोग, वैसे तो तमाम मसाजिद खुली थी लेकिन उनमें ज्यादा लोगों की तादाद थी। अब यहां पे कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हमारे प्रोग्राम में, नूरुल कादरी साहब उन्होंने बताया कि इसमें जिम्मेदारी मस्जिद की इंतजामिया की है और सबसे ज्यादा लोगों की है कि वो एहतियात से जाएं, ऐसा ना हो कि उनकी वजह से कोई और शख्स बीमार हो जाए या किसी और शख्स की वजह से वो बीमार हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, इसमें सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत, क्योंकि आप सिंध हुकूमत से ही ताल्लुक रखते हैं, तो क्या मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट करवा सकेंगे जो एसओपीज है? शहजाद, एक तो देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस वक्त जो हालात हमें दरपेश है ना इसका हमने कभी तस्वुर किया था, ना हमें इसका कोई तजर्बा है, ना कभी हमने ये सोचा था। ये अचानक से ऐसी सूरत आ गई जिसका किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम जितने काम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में पहली मरतबा हो रहे हैं। और अब कभी आपने सोचा था मसाजिद में ये होगा कि सफ के दरमियान इतना फासला होगा? कभी आपने सोचा था उलमाए कराम उस पर मान जाएंगे? कभी आपने सोचा था खाना काबा और मस्जिद नबवी में नमाजें नहीं होंगी? बिल्कुल सही। ये चीजें ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बहुत ही मतलब मुख्तलिफ हैं। तो उसमें जो काम हो रहा है वो पहली दफा हो रहा है। अब उसमें जब ये काम हम करने जाएंगे तो ये तो मैं कहता हूं कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कोई ये सोचे कि जी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट डंडे के जोर पर शहरियों को घरों में रख लेगी, मस्जिदों में सफ़े बनवा लेगी या दुकानदारों पे जाके ये सख्तियां, ये पॉसिबल नहीं है। सही। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब तमाम के तमाम शहरी एक एक फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं, जो उलमाए कराम उनको कह रहे हैं, उस पर वो अमल करें। जब तक वो अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको सीरियसली नहीं लेंगे जो उनके अपने लिए बेहतर है, हम अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कोई पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इसके अंदर। सही। या सिंध हुकूमत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है? अच्छा, हाँ, एक हद तक आपका कंट्रोल हो सकता है, मस्जिद की इंतजामिया को देखना पड़ेगा और आवाम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कल भी हमने कहा था, जो उलमा इकराम है वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि उनकी वजह से किसी और को ये बीमारी ना फैले। एक और अहम बात कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कही, वो ये थी कि सियासत नहीं होनी चाहिए कोरोना वायरस के इशू पर, लेकिन 24 घंटों का ही जायजा ले लिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं, वो कल शोज पे बैठे थे, उसी तरह तनकीद जारी थी। आज का अगर ट्विटर हैंडल निकाल के देख लें, चाहे वो डॉक्टर शहबाज गिल हो या कोई और हो, उसी तरह तनकीद सिंध हुकूमत पे जारी है। तो कल भी हमने ये कहा था कि अगर वजीर आजम समझते हैं कि ये तनकीद नहीं होनी चाहिए तो सबसे पहले फुल स्टॉप लगाना है तो अपनी पार्टी के लोगों पे लगाएं, क्योंकि अगर तनकीद एक जगह से होगी दूसरी जगह से जवाब आएगा और फिर बहस यही होती रहेगी कि ये तनकीद का आगाज़ किसने किया। इसीलिए ज़रूरी है कि तनकीद का आगाज़ भी ना किया जाए, ना तनकीद का जवाब उस तरीके से देना ज़रूरी है, वरना सियासत इस अहम इशू पर ख़त्म नहीं होगी। एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की तरह यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में भी अवाम और ताजरों की जानिब से हुकूमतों पर लॉकडाउन खत्म करने या लॉकडाउन में नरमी का दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि लॉकडाउन को कब तक बरकरार रखा जाएगा और कब लॉकडाउन खत्म या इसमें नरमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमेरिका की कई रियासतों में अवाम लॉकडाउन खत्म करने और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गए हैं। कई यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के बावजूद किसी न किसी तरह मुल्की मईशत का पहिया चलाने की अहमियत भी जोर पकड़ती जा रही है। और इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी के इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। मगर जहां एक तरफ लॉकडाउन में नरमी के इकदाम लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी की वजह से खतरात जन्म लेने का खदशा भी मौजूद है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और तिबी माहिरीन इन खतरात का भी वाज़े इजहार कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को जल्द खत्म किया गया, उसमें नरमी लाई गई, तो इससे ये वायरस दोबारा फैलने का इम्कान है। अहम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत भी ये वाज़े कर चुका है
कि कबल इस वक्त लॉकडाउन खोलना या लॉकडाउन में नरमी करने की वजह से बहरान दोबारा जन्म ले सकता है। मगर WHO की वार्निंग के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक में जो माशी बहरान जन्म ले रहा है, इसकी वजह से कई तरक्की याफ्ता ममालिक और कई तरक्की पजीर ममालिक लॉकडाउन में नरमी जैसे इकदाम लेने पर मजबूर हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से स्पेन में यूरोप का सबसे सख्त लॉकडाउन जारी था, जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 20,000 से तजावुज कर चुकी है। आज भी स्पेन में रोजाना की बुनियाद पर 500 से ज्यादा हलाकतें हो रही हैं और हजारों नए केसेस सामने आ रहे हैं। मगर इसके बावजूद स्पेन ने अब लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और नॉन एसेंशियल सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने भी 3 मरहलों में लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, जिसके तहत 27 अप्रैल से कारोबारी सरगर्मियां और स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा इटली ने भी 5 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन के बाद अब बुक शॉप्स, स्टेशनरी और बच्चों के कपड़ों की दुकानें खोल दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी हार्डवेयर की दुकानें खोलने के साथ साथ छोटे ताजरों को कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की भी इजाजत दे दी है। डेनमार्क और जर्मनी ने भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए प्राइमरी स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि मशरिक वस्ता में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ईरान में भी कल से कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई हैं, जिसके बाद दारुल हुकूमत तेहरान में कई दुकानें, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स खोल दी गई हैं। और हुकूमत की जानिब से इसकी वजह यही बताई जा रही है कि पहले से इक्तसादी पाबंदियों का शिकार ईरान मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यूजीलैंड, पोलैंड, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक ने भी आइंदा कुछ दिनों में लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। ये वो अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने अवाम और छोटे बड़े कारोबार को रिलीफ देने के लिए अरबों डॉलर्स के पैकेजेस का ऐलान किया है। मगर इसके बावजूद इन ममालिक को भी सख्त लॉकडाउन जारी रखने में परेशानियों का सामना है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनका कारोबार खोला जाए ताकि वो आमदनी और रोजगार कमा सके। अमेरिका ने भी अपनी मईशत को सहारा देने के लिए और अवाम को रिलीफ देने के लिए $2.2 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया। मगर इसके बावजूद वहां पर भी रोजाना की बुनियाद पर जो इनकम कमाते हैं, जो रोजगार कमाते हैं, उन समेत बड़े बिजनेसेस ग्रुप्स की जानिब से अब लॉकडाउन में नरमी करने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की रियासत मिशिगन, वर्जीनिया और कंटकी समेत कम से कम 7 रियासतों में अवाम लॉकडाउन के खात्मे का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर आ गए। लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास बिल्स अदा करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए लॉकडाउन को फौरी तौर पे हटाया जाए, खत्म किया जाए। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज जोर पकड़ते जा रहे हैं, मगर इन मुजाहरों को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम भी लग रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन में नरमी चाहते हैं और इसीलिए वो इन रियासतों में मुजाहरे करवा रहे हैं जहां गवर्नर का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और डोनाल्ड ट्रंप इन मुजाहरों के जरिए इन रियासतों पर दबाव डालना चाहते हैं जो लॉकडाउन में नरमी के खिलाफ है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, मगर लॉकडाउन की वजह से यहाँ ये हालात हैं। लोग सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे हैं और तरक्की पजीर ममालिक में जो हालात हैं वो इससे कहीं ज्यादा बदतर है। भारत में भी लॉकडाउन के मनफी असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय इदारे CMIE के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में भारत में 12 करोड़ अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और माशी बहरान की वजह से भारत में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारत में भी लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। भारत में बेरोजगारी की शरह में पहले भी तेजी से इजाफा हो रहा था और इस लॉकडाउन की वजह से इसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई है, जिसकी वजह से भारत ने भी कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो कर रहे हैं, मगर हेल्थ एक्सपर्ट्स दुनिया को इन खतरात से भी आगाह कर रहे हैं जो लॉकडाउन में नरमी की सूरत में सामने आ सकते हैं। इटली ने माशी बहरान पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो किया है, मगर इटली में वायरस से लड़ने वाले हुकाम ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि अगर मईशत की बहाली को सेहत पर तरजीह दी गई तो माशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। इसी तरह साइंसदानों ने चीन में लॉकडाउन में नरमी को लेकर भी इस खतरे का इजहार किया है कि रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत जल्द सामने आ सकती है। इसके अलावा आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने भी पिछले हफ्ते वाजे किया था कि अगर वक्त से पहले लॉकडाउन जैसे इकदामात में नरमी लाई गई तो एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence.
the way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी इसी खतरे का इजहार कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी की वजह से नया हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो सकता है। मगर दूसरी तरफ जिस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी जैसे इकदाम लेने पर मजबूर हो गए। इसीलिए अब यह बहस जोर पकड़ती जा रही है कि कोरोना वायरस और इसकी वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान से निमटने के लिए सही अप्रोच क्या है और गलत अप्रोच क्या है। मगर अब तक इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया बैलेंस अप्रोच ढूंढने की तलाश में है और शायद आने वाले कुछ हफ्तों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुरुस्त अप्रोच कौन सी थी, सही हिकमत अमली कौन सी थी और गलत हिकमत अमली कौन सी थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस की वजह से जो गैर मामूली हालात पैदा हुए हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है। अभी हमने आपको बताया कि एक बहस इस वक्त जारी है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, मईशत को कैसे और कितना हद तक खोला जाए ताकि लोगों के रोजगार का मसला ना हो। फिर ये भी देखना जरूरी है कि ये वायरस तेजी से ना फैले और जो हेल्थ सर्विसेज है उस पर बोझ ना पड़े। और पाकिस्तान में भी यही बहस इस वक्त जारी है। किसी को नहीं पता कि सही फैसला क्या होगा। शायद आने वाले वक्त में ही इसका जवाब मिल सके कि ज़्यादा लॉकडाउन बेहतर हुआ है या मईशत को चलते रहना बेहतर था। इसके जवाब आने वाले वक्त पे मिलेंगे। लेकिन इन तमाम इशूज़ में जो एक बड़ा इशू ये भी है कि पाकिस्तान ने जो एयर सर्विसेज हैं यानी कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए 22 मार्च को। और उस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि टेम्परेरी बेसिस पर बाहर गए हुए थे वो वतन वापस नहीं आ पा रहे थे। और उसमें बिजनेस के सिलसिले में जो लोग गए थे वो भी हैं, कुछ लोग वेकेशंस पे गए हुए थे, कुछ काम कर रहे थे जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, तरह तरह के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद था इसलिए वो फंसे हुए थे। फिर ये सिलसिला शुरू किया गया कि खुसूसी फ़्लाइट्स, चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए उन लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। और पिछले हफ्ते तक 2000 लोग एक हफ्ते में पाकिस्तान वापस आए हैं। और अब हुकूमत कह रही है कि अगले हफ्ते से हम 6000 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाएंगे, जिसमें दीगर ममालिक हैं। ख़ासतौर पे वहाँ पे भी बड़ी परेशानी है गल्फ़ स्टेट्स में, जहाँ पे जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, उनकी जॉब चली गई हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है। कई लोग ऐसे हैं वो वतन वापस आना चाहते हैं। उस हवाले से क्या किया जाएगा ये बड़ा अहम सवाल है। और जब लोग ये पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर इनके साथ क्या हो रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कल ये बता दिया गया था कि 48 घंटे आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उसका टेस्ट होगा कोरोना वायरस का, और अगर वो टेस्ट मनफी होता है तो आपको जाने की इजाज़त होगी, अगर पॉजिटिव होता है तो फिर आपको 14 दिन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में गुजारना पड़ेंगे। हुकूमत कह रही है कि हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज़ दें, जो पॉसिबल है वो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पर हो, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ दें। लेकिन तमाम लोग इससे मुतमईन नहीं है। कुछ फ़्लाइट्स आई हैं जिसमें लोगों ने, पैसेंजर्स ने कंप्लेन की है कि हमारे साथ सलूक ठीक नहीं हुआ, बर्ताव ठीक नहीं किया गया, जो कमिटमेंट थी वो ठीक नहीं हुई। और ख़ास तौर पे जो फेयर्स हैं, जो PIA इस वक्त टिकट के फेयर चार्ज कर रही है वो बहुत ज़्यादा है, दुगनी कीमत ली जा रही है वन साइड फ्लाइट की। इस तरह की क्या कंप्लेंट्स हैं आपको दिखाते हैं। बैंकॉक से यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे हैं 1 लाख की टिकट लेकर, जो कि 55,000 की रिटर्न टिकट मिलती है। और हम सिर्फ 1 वे 1 लाख में टिकट लेकर आए यहाँ पे, और हमारे लिए किसी ने यहाँ पानी भी नहीं पूछा। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें फर्रा पकड़ा दिया गया रमादा होटल की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी आपने खाने वाने का पैसा आपको दें। अब ये कि 1 हफ्ते का या तो पैसा दें या फिर आपको हाजी कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये गैर मामूली हालात हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, इसीलिए परेशानियां लोगों को होंगी। हुकूमत दावा कर रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इशू ऐसा है जिसको फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़, ख़ास तौर पे जो सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं, उसका मयार क्या है। क्योंकि आपके सामने जो मनाजिर हैं, ये पेशावर की एक क्वारंटीन फैसिलिटी है जहाँ पे लोगों को रखा गया जो UAE से वापस आए थे। और ये रूम्स जो हैं, यहाँ पर पानी भी अवेलेबल नहीं था वॉशरूम में, घंटों तक इनको रहना पड़ा। इसको देखना फौरी तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को, जिन पैसेंजर्स को ला के रखा गया है, वो इस बात से खौफजदा है कि शायद हमें कोरोना वायरस तो ना हो, लेकिन हमें कोई और मर्ज हो सकता है, कोई और बीमारी हमें हो सकती है। इतनी गंदी फैसिलिटीज़ हैं।
ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको फौरी तौर पे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो भी इस पे रिसोर्सेज खर्च किए जा सकते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप लोगों को लेकर आएँ जिसमें क्या पता कोई मुश्तबा पेशेंट हो, लेकिन अगर उनको इन गंदी फैसिलिटीज़ में रखा गया तो बीमारियों को फैलने का ज़्यादा खदशा है। तो इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पर। और जो दीगर पाकिस्तानी इस वक्त बाहर हैं उनको कैसे वापस लाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आपने बताया ब्रीफिंग में कि 6000 पाकिस्तानी जो हैं अब वो अगले हफ्ते से वापस आना शुरू हो जाएंगे स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए। ज़रा बताइएगा कि इसकी तफसीलात क्या है, कितने पाकिस्तानी इस वक्त बाहर महसूर हैं जो कि आना चाहते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक नंबर का ताल्लुक़ है, हमें जो मालूमात हैं हमारी एम्बसीज़ के ज़रिए लगभग 35,000 हमारे पास एक नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है ये तब्दील होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पता चलता है लोगों को कि कुछ परवाज़ें जा रही हैं किसी मुल्क से, तो वो फिर आके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, पहले हमें नहीं बताते, तो वो नंबर बढ़ता जाता है। दूसरा जो बड़ा मसला इस नंबर में वो ये है, बदकिस्मती से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, सऊदी अरब भी, वहाँ पे जो हमारा मजदूर तबका है, या उनको उन्होंने फोर्स लीव पे भेजा है या कईयों को वो नौकरी उनकी ख़त्म हो गई है, तो वो नंबर भी बदस्तूर बदकिस्मती से बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये नंबर भी शायद और बढ़ जाएगा। जहाँ तक वापस आने वालों की तादाद है, तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते लगभग 4000 पाकिस्तानी आए हैं, उससे पहले भी लगभग 1000 के करीब पाकिस्तानी आ चुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते से यानी परसों से हम इंशाल्लाह हर हफ्ते 6000 पाकिस्तानी जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान ले आएंगे, और उससे अगले हफ्ते हमें उम्मीद है ये कोई 7000 के करीब पहुंच जाएगा। और वो पूरे प्रोटोकॉल, नई पॉलिसी बनी है, 48 घंटे उनको क्वारंटीन करेंगे, हर एक का टेस्ट होगा, और फिर जो नेगेटिव है उनको सेल्फ क्वारंटीन घर भेज दिया जाएगा 12 और दिन के लिए, ताकि वो 14 दिन उनके आइसोलेशन के पूरे हों। सही। यहाँ पे आपने जो जिक्र किया कि यूएई और गल्फ कंट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उस हवाले से क्या जा रहा है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनके पास रहने को जगह नहीं है, वहाँ ना रहना अफोर्ड कर सकते हैं, ना महंगी टिकट खरीद के पाकिस्तान आना अफोर्ड कर सकते हैं। उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए जी, इसमें मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि एक ही मुल्क है फ़िलहाल, मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो कोई 20, 25, 30 हज़ार, जो मैंने आपको 35,000 का फिगर दिया, उसमें से लगभग इतने जो हैं वो सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। उसके लिए मसलन इस हफ्ते जो मैंने आपको 6000 बताया तादाद, कोई 4,500 उसमें से यूएई से आ रहे हैं। लगभग 16 या 17 फ़्लाइटें हैं जो सिर्फ यूएई के लिए मखसूस फ़्लाइटें, या पीआईए की हैं मेरा ख्याल 11 के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई 6 जो हैं वो यूएई के जहाज़ जो हैं वो लेके आएंगे। इसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कंपनीज़ ने, जहाँ वो एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने टिकट दी हुई है पहले की, जब वो जाते हैं तो रिटर्न टिकट होती है, तो वो तो उस पर अपने टिकट पे आएंगे। कुछ फिर ऐसा मजदूर तबका है जिसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और हमारी पॉलिसी यही है कि सबसे कम कीमत पे जिस तरह भी लाया जा सके उस पे लाया जाए। और फिर अगर कोई ऐसे हैं जो हमारी एम्बेसी समझती है कि और कोई चारा नहीं है, तो फिर उसका नेशनल एक्सचेकर भी खर्चा उठाएगा। तो ये एक मिक्स एंड मैच है, डिपेंडिंग ऑन कौन आ रहा है, उसके क्या हालात हैं, कहाँ से आना है। लेकिन फोकस हमारा सारा यही है कि इस तबके को जितनी जल्दी हम ला सकें। सही। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, हुकूमत उनको लाने का इंतजाम खुद करेगी अपने खर्च पर। लेकिन आपने कहा कि कम से कम पैसों में उनको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंप्लेन तो इस वक्त यह है डॉक्टर मोईद साहब कि महंगी टिकट दी जा रही है। जो टिकट 50,000 की होनी थी वो 1 लाख की है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुबई से 2,000 दिरहम की वन साइड टिकट लेकर आए हैं। तो इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं वैसे ही परेशान हैं, उनका स्टे लंबा हो गया है, उस वजह से अखराजात हो रहे हैं। तमाम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन अखराजात को। उसमें अगर पीआईए की महंगी टिकट भी उनको लेना पड़े तो उन पर बोझ मजीद बढ़ जाता है। इस हवाले से कम ये तो किया जा सकता है कि जो नॉर्मल रेगुलर रेट्स थे पीआईए के वो चार्ज किए जाए, इजाफी रेट ना चार्ज किए जाए इनसे।
अच्छा, इसमें दो तीन बातें जी। जो टिकटिंग है, जाहिर बात है मैं तो एक पॉलिसी का डिसीजन करने वाला हूं, हमारे जो कॉलीग्स बैठे हुए हैं, और जाहिर बात है ये भी जहन में रहे कि आई एम द फेस ऑफ दिस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसमें फॉरेन ऑफिस, एविएशन, हमारे तमाम कॉलीग्स शामिल हैं और बड़ी हम कोशिश से ये काम कर रहे हैं। टिकटिंग की टेक्निकलिटीज़ तो एयरलाइंस ही बता सकती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि बहुत सी हमारी एम्बसीज़ हैं जो खुद इखराजात बरत रही हैं, बहुत से पाकिस्तानियों को होटल में रखने, राशन देना, जहां जहां उनके ऐसे जो हैं वो वसाइल नहीं हैं। जहां तक ये तनकीद हो रही है, देखिए एक बात तो उसमें वाज़ेह है कि बहुत सी जगह पे जहाज़ खाली जाता है और फिर वहाँ से कोई पैसेंजर लेके आता है, तो उसको वाइबल होने के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कोई अपना इस तरह का वाई मीडिया निकाले। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो ज़रूरी इखराजात हैं उससे ज़्यादा चार्ज किया जाए, लेकिन इसके अंदर काफ़ी फ़्लाइट्स कमर्शियल हैं। ये भी ज़हन में रखिए कि पीआईए को बाहर जाने पर ममानियत नहीं है, तो अगर वो फ़र्ज़ करें यूके जा रही है या कनाडा जा रही है जहाँ उनकी डिमांड है यहाँ से लोगों को जाने वाली, तो वो अपने कमर्शियल रेट्स चार्ज कर रहे हैं। और इस वक्त जो एयरलाइन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, आप किसी दुनिया की एयरलाइन को देख लें जो उड़ रही है, वो नॉर्मल रेट्स पर उड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ से वो खाली जा रही होती है और दूसरी तरफ पैसेंजर लाती है। बॉटम लाइन ये है कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि चीपेस्ट पॉसिबल वे पे, खास तौर पे जो हमारा मजदूर तबका है उनको हम लेके आए। लेकिन मैं एक बात और कर दूं इसमें, देखिए हालात इस वक्त सबके सामने हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साहिब हैसियत पाकिस्तानियों से, साहिब इख्तियार पाकिस्तानियों से जो बाहर से आ रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि हर एक की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान उसको लाया जाए, ये है हुकूमत की जिम्मेदारी, और बिल्कुल लोगों को आना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपके पास ऐसे वसाइल हैं और जब आप ये कर सकते हैं कि नॉर्मल वसाइल में जो नॉर्मल टिकट है या नॉर्मल इखराजात हैं वो उठाएं, तो खुदारा उस पर तनकीद ना कीजिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वो हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनको भी हमें वापस लाना है। बहुत से लोग साहिब हैसियत होंगे, बहुत से अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात आपने कल कही, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि टेस्टिंग और क्वारंटीन की फैसिलिटी बनाई जाए ताकि महफूज तरीके से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए। अब मसला ये है कि 2 दिन आप कह रहे हैं क्वारंटीन करना पड़ेगा, या तो अपने पैसे दें, अच्छी आपको फैसिलिटी प्राइवेट मिल जाएगी, वरना आपको सरकारी फैसिलिटी में रहना पड़ेगा। और हमने कुछ मनाजिर दिखाए हैं, हमसे लोगों ने शेयर किए कि बड़े बुरे हालात में उनको रखा गया है जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं। और इसमें जाहिर सी बात है जुरिस्डिक्शन सूबों की भी आती है, जो मैंने वीडियो दिखाई वो पेशावर की है, लेकिन जगह जगह से कंप्लेंट आ रही है कि जो सरकारी फैसिलिटीज़ है क्वारंटीन की वो बहुत गंदी है। हमें खतरा है, हमें अपनी जान का खतरा होता है कि यहाँ पे अगर कोरोना वायरस ना हुआ तो शायद कोई और बीमारी हमें हो जाएगी। इस पर तो कम से कम तवज्जो दें कि साफ सुथरी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। देखिए ये अगेन सूबों के जो मैनेजमेंट है वो जिस एयरपोर्ट पे जहाँ लोग लैंड कर रहे हैं वो सूबे उनको अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में लेके जाते हैं। मैं इस पे फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, दिन रात काम हो रहा है, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी हों, बेहतर हों, जितनी बेहतर हो सकती हों। लेकिन मैं भी और आप भी सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूं जहां पैसेंजर्स शुक्रिया कर रहे हैं कि उनकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई। ऐसी भी होंगी, मुझे वो दिखा सकते हैं जहां वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती है। क्या ज्यादती है? मैं कल इस्लामाबाद की वीडियोस देख रहा था कि आपने हमें यहाँ ला के और अंदर बंद कर दिया, हम तो बाहर जाना चाहते हैं। देखिए क्वारंटीन का तो मकसद ही ये है। कल मैं कोई और वीडियो देख रहा था, वहाँ कुछ लोग जो हैं बाहर निकल के रक्स कर रहे थे। तो मैं दोबारा इल्तिजा करता हूँ, ये आसान मौके नहीं हैं, आसान मोमेंट्स नहीं है, सबको मुश्किल है। कौन रहना चाहता है अंदर एक कमरे में 2 दिन 4 दिन 6 दिन? लेकिन ये हम सब के लिए ज़रूरी है। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है वो बिल्कुल जो मेहनत उस पर हो सकती है वो तमाम विफाक सूबे वो हम सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी है तो वो भी बेहतर होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। लेकिन इस वक्त सबको मिल के काम करना है और उसके बगैर ये मामला जो हैं ये ठीक नहीं होंगे। इसलिए मेरी अगेन यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जहां कमी है वो बताइए और सूबों का, वफाक का, हुकूमत का ये जैसे हो सकेगा वो बिल्कुल होगा। सही है। उम्मीद है कि अगर आप कह रहे हैं कि इनको देखा जाएगा, फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाएगा, खासतौर पर जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं क्वारंटीन की उनको बेहतर बनाने की
बहुत ज़रूरत है। गंदगी से ऐसा ना हो कि बीमारियां फैलें और उसमें हो सकता है कि मुश्तबा कोरोना वायरस के केसेस हों, इसलिए उनको महफूज करना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।